हुए विमान हादसे में 19 लोगों की जान चली गई, जिसमें विमान के दोनों पायलट भी शामिल हैं। दुबई से लौट रहा एयर इंडिया का ये विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और आगे मौजूद खाई में जा गिरा। हादसे की वजह से विमान के 2 टुकड़े हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान विमान के अगले हिस्से को हुआ, जिसकी वजह से कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलटों की मौत हो गई। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से वहां विजिबिलिटी काफी कम थी। ऐसे में पायलट रनवे का ठीक अंदाजा नहीं लगा पाए और विमान फिसलते हुए आगे खाई में चला गया। हालांकि पायलट ने विमान को ठीक से लैंड कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन रनवे पर पानी भरे होने की वजह से विमान बेकाबू हो गया। फ्रंट पोर्शन पूरे डैमेज हो चुका है। ये 30 फीट ऊपर से नीचे गिर गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और विमान में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। तेज बारिश की वजह से बचाव के काम में काफी मुश्किलें आईं। हालांकि बचाव दल ने तेजी के साथ विमान में मौजूद यात्रियों को निकालना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त विमान में कुल 190 लोग मौजूद थे, जिनमें चालक दल के 6 सदस्य और 184 यात्री शामिल थे। केरल के जिस कोषिकोड हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ, उसे अपने टेबल टॉप रनवे की वजह से दुनिया के खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है, क्योंकि इस तरह के रनवे काफी मुश्किल माने जाते हैं और यहाँ लैंडिंग या टेक ऑफ करते वक्त पायलटों को काफी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि टेबल टॉप रनवे किसी मैदानी इलाके में मौजूद आम रनवे की तरह नहीं होते। इन्हें पहाड़ों को समतल करके बनाया जाता है, जिस वजह से रनवे के आगे पीछे ढलान या खाई होती है। कई बार तो ये खाई काफी गहरी होती है। यही वजह है कि ऐसे टेबल टॉप रनवे पर विमान की लैंडिंग या टेक ऑफ काफी मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि अगर जरा सा चुके तो विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिर सकता है। ऐसे में यहाँ विमान को उतारने या उड़ाने के लिए पायलट का अनुभवी होना बेहद जरूरी होता है। हालांकि हादसे का शिकार हुए बोइंग 737 विमान को एयर इंडिया के एक बेहद अनुभवी पायलट दीपक वसंत साठे उड़ा रहे थे। विंग कमांडर साठे इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट थे और वायुसेना ने उन्हें उनकी काबिलियत के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा था। इसके अलावा वो HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट भी थे। बेहद अनुभवी साठे बोइंग 737 से पहले वो एयरबस 310 भी उड़ा चुके थे। केरल के कोषिकोड में हुए विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उड़ान मंत्रालय का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB हादसे की जांच करेगा। इसके लिए 2 जांच टीमें कोषिकोड पहुंची हैं। रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान के फिसलने से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि ज्यादातर लोगों को चोटें आई हैं। वंदे भारत अभियान के तहत ये विमान दुबई से लौट रहा था। विमान में 190 लोग सवार थे, जिसमें 10 छोटे बच्चों समेत 184 यात्री, 4 कैबिन मेंबर, पायलट और को पायलट शामिल थे। जान गंवाने वालों में पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के CM से फोन पर बात की और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को मौके पर जाने को कहा। देर रात ही रवाना होने के बाद मुरलीधरन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। केरल में विमान हादसा हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और जिसमें पायलट और को पायलट दोनों थे। हादसे के बाद विमान 2 हिस्सों में टूट गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, ये दर्दनाक हादसा हुआ। लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोझिकोड एयरपोर्ट में जो दुर्घटना हुआ है कल, उसमें 19 लोगों को मृत्यु हो चुका है। इसमें से 2 पायलट है और एक माँ और 1 साल की एक बच्चा भी है। इसी दुर्घटना को DGCA ने इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी यूनियन मिनिस्टर मुरलीधरन करीपुर पहुंच चुका है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन भी इधर आने वाले हैं। अभी 13 अस्पताल में बाकी लोग जो इस दुर्घटना में उसका इंजर्ड हो गया है, वो 13 अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट में है। इसमें 15 लोग का जो इंजरीज थोड़ा सा सीरियस है। बाकी 123 ट्रैवलर्स उसका माइनर इंजरीज है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि कैजुअलिटीज़ और इंक्रीज नहीं करेगा और आज इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये दुर्घटना कैसा हो गया
और इसके लिए जो DCGA का जो एक्सपर्ट्स है वो इस एयरक्राफ्ट वगैरह को इंस्पेक्ट करेगा। इसमें से एक बात ये है कि जो मौसम बहुत ख़राब दे, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम दे। इसके वजह से जो पायलट बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट दे, जो पहले एयरफोर्स का पायलट भी थे, दीपक साथ है, वो उनकी विजिबिलिटी कम हो गया। फिर उन्होंने ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के लिए भी कोशिश की। इसलिए इधर का एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इतना एक्सपीरियंस्ड पायलट है दीपक साथ है, इसलिए दुर्घटना में कैजुअलिटी का नंबर कम हो गया है। अभी करीपुर एयरपोर्ट का पीछे है। अभी मैं मेरा कैमरामैन सुमेश मोरारा से ज़्यादा बताऊंगा कि आप एरोप्लेन का विजुअल्स अभी अपनी ऑडियंस के लिए जूम करेंगे। जो आप देख रहे हैं ये एयर इंडिया एक्सप्रेस एरोप्लेन जिसमें 190 यात्रियों थे, उसमें 174 एडल्ट्स थे और 10 बच्चे थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। वो जो आप देख रहा है वो एरोप्लेन वो ऊपर वो टेबल टॉप रनवे में आने था, लेकिन उधर से स्लिप होके वो नीचे गिर गया है। इसी तरह उसकी फ्रंट पोर्शन पूरा डैमेज हो गया है और दो पायलट्स, दो कैप्टन जो एरोप्लेन को कंट्रोल किया है और उनका को पायलट, दोनों का मृत्यु हो गया है। DCGA ने एक इंक्वायरी शुरू किया है कि ये दुर्घटना कैसा हुआ है और इसके या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या भारी बारिश के वजह से वो पायलट को अपनी रनवे नहीं देख सकता है और इसी तरह कैसे दुर्घटना हो गया, इसका इंक्वायरी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने करेगा। It was a coordinated effort from all the stakeholders. It was very good cooperation and we completed the rescue operation successfully. हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ। दुबई से लौट रहा था और ख़राब मौसम की वजह से ये हादसे का शिकार हुआ और देखिए 2 हिस्सों में ये विमान टूट गया और इसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पायलट और को पायलट भी सवार थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है और उस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। केरल विमान हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अनुभवी पायलट दीपक और को पायलट भी मौजूद थे। रनवे पर विमान फिसलने के बाद यह हादसा हुआ। राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और पूरी मामले के जांच के आदेश दिए हैं। केरल में हुए विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे से काफी दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया। हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस घटना पर केरल के मुख्यमंत्री से बात हुई। हादसे के बाद पूर्व उड्डयन मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने न्यूज 18 से बात की। ह्यूमन एरर भी हो सकता है, मशीन का भी एरर हो सकता है, अभी कुछ भी कहना, लेकिन ये दुखद है जो भी घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बारिश होने के कारण उसमें आग नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि ये भगवान का देन है कि बारिश नहीं होने के कारण आग न लगना, ये सबसे बड़ा समाचार है कि ये दूर से आने वाला विमान है तो तेल का खपत हो चुका होगा, तो जहाज में भी तेल कम होगा। दूसरा बारिश, ये सब कॉम्बिनेशन में वो लोग भाग्यशाली हैं जो बच गए या जिनका नुकसान नहीं हुआ। तो मैं मोटे तौर पर समझता हूं कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये दो उतरने के बाद कैसा इम्पैक्ट था और किस चीज से टकरा करके ये दो भाग में जहाज टूटा है। ये सब अध्ययन से ही पता चलेगा। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिलों में हुई भारी बारिश के मंजर को देख लोग सहम उठे। कई जिलों में तो लगातार हुई बारिश ने बाढ़ का भयानक रूप ले लिया। सौराष्ट्र के राजकोट और जूनागढ़ जिले में बादलों ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया, जिसकी वजह से इन जिलों में हालात पटरी से उतर गए। राजकोट के जेतपुर से तो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां सैलाब में एक गाड़ी के डूबने से एक शख्स की मौत हो गई।
सामने आई एक तस्वीर में देर रात बचाव दल के लोग सैलाब के बीच फंसी गाड़ी को निकालते नजर आए। राजकोट में बादल इस कदर बरसे कि आजी नदी का पानी वहां के प्रसिद्ध रामनाथ महादेव मंदिर में घुस गया। मंदिर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें वो चारों तरफ से बाढ़ से घिरा दिखा। जूनागढ़ में भी भारी बारिश का सितम देखने को मिला। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक बाइक सवार सैलाब के बीच फंसा नजर आया। पानी के तेज बहाव से उसकी बाइक तो बह गई, लेकिन वो किसी तरह वहां लगे एक खंबे को पकड़ने में कामयाब रहा, जिससे उसकी जान बच गई। जूनागढ़ में गिरनार के पहाड़ी इलाकों में हुई आफत की बारिश के बाद सोनरख नदी भी खतरनाक हो गई। नदी का पानी वहां के दामोदर कुंड तक पहुंच गया। सौराष्ट्र की तरह दक्षिण गुजरात के जिलों में भी भारी बारिश हुई। वडोदरा के कई इलाकों में तो जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिससे फिलहाल राहत की उम्मीद काफी कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रख सकता है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है, जिसने राज्य सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इन जिलों में भारी बारिश से हालात पहले से ही काफी खराब है। इसके अलावा 66 बांधों का जल स्तर बढ़ने की वजह से इन जिलों में चेतावनी भी जारी की गई है। पंजाब में जहरीली शराब के मुद्दे पर अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जहरीली शराब की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया और राज्य के बड़े हिस्से में विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिसकी एक तस्वीर अमृतसर में दिखी, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के घर की तरफ नारेबाजी करते हुए बढ़ते नजर आए। लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर प्रदर्शनकारी जोर जबरदस्ती पर उतर आए। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और उन्होंने मुख्यमंत्री को उस चुनावी वादे की याद दिलाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने तय वक्त में नशे पर रोक लगाने का भरोसा दिया था। चुनावों से पहले गुटखा साहब हाथ में लेके कसम खाई थी कि मैं 4 हफ्तों में पंजाब के अंदर नशा खत्म कर दूंगा। अमृतसर की ही तरह चंडीगढ़ में अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि पंजाब के राजभवन की तरफ बढ़ने से पहले इन प्रदर्शनकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताया, लेकिन जैसे ही यहां से विरोध करने वाले आगे बढ़े, सामने मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में 3 दिन पहले हुए धमाके के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। वहां सरकार की नीतियों के खिलाफ दिन के वक्त शुरू हुआ प्रदर्शन रात को हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद कुछ इलाकों में आगजनी भी की। पुलिस वाले उन्हें रोकने पहुंचे तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। काफी देर तक पुलिस वाले एक जगह खड़े होकर पत्थरों से खुद का बचाव करते रहे। फिर हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। रात के वक्त हुए इस प्रदर्शन में बेरूत धमाके को सरकार की नाकामी बताते हुए लोगों ने कई जगहों पर हिंसा की। हालांकि दिन के वक्त बेरूत में लोगों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चला। दिन के वक्त सड़क पर जुटी भीड़ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और सरकार पर हर मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। The government is not working for the interest of the people. लेबनान की सरकार बेरूत में हुए धमाके की जांच के आदेश दे चुकी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उस धमाके के लिए भी अपनी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल 12 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का एक और गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म में जानवी कपूर मुख्य भूमिका में है। अब से मैं तुझसे कुछ न कहूंगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने तरन तारन में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वालों के परिवारों से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। राज्य के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैं एक बंदा नहीं छड़ना जिन्हें गड़बड़ की है और सख्त तो सख्त सजा होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है। रेलवे ने किसान विशेष पार्सल ट्रेन की शुरुआत कर दी। ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। इससे किसानों की जल्द खराब होने वाली सब्जियों और फलों को दूसरी जगह भेजना आसान हो गया। फिलहाल ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन चलेगी, जिसमें 11 डिब्बे लगाए गए हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आराम से उनका सामान देश भर में पहुंचे। आगे चल के इस प्रयोग को और तेजी से देश भर में बढ़ाएंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में एक आवारा सांड ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये बच्चे एक सड़क से गुजर रहे थे। तभी एक सांड ने उन पर हमला कर दिया।
दोनों बच्चों ने सांड से बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन एक बच्चा सड़क पर गिर गया, जिसके बाद सांड उस पर बुरी तरह से टूट पड़ा। उसके साथ मौजूद बच्चे ने सांड को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन सांड ने उसे भी जमीन पर गिरा दिया। बच्चों की चीख सुनकर वहां कई लोग पहुंच गए और सांड पर हमला कर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन सांड बिना रुके हमला करता रहा। हालांकि लोगों के लगातार हमले की वजह से थोड़ी देर बाद सांड वहां से भाग गया, जिसके बाद लोगों ने बच्चे को उठाकर घर भेजा। केरल के इडुक्की में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने की घटना में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। जिनकी तलाश में हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया गया कि जिस जगह ये घटना हुई वहां चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की एक कॉलोनी थी, जो जमीन खिसकने के बाद आए मलबे में पूरी तरह से दब गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें प्रशासन की कई टीमें राहत बचाव के काम में जुटी दिखी। एनडीआरएफ के जवान भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते नजर आए। कुछ लोग शवों को मलबे से निकाल कर ले जाते दिखे। एक दूसरी तस्वीर में हादसे वाली जगह पर बड़े बड़े पत्थर नजर आए। हादसे के बाद वहां हर तरफ कीचड़ फैला दिखाई दिया। जिस इलाके में जमीन खिसकने की ये घटना हुई, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी आ रही है, क्योंकि इस घटना से एक दिन पहले वहां नदी पर बना एक अस्थायी पुल बाढ़ में बह गया, जिससे सड़क से इलाके का संपर्क टूट गया। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने नया दांव चला है। जानकारी के मुताबिक पार्टी लखनऊ में भगवान परशुराम की एक बड़ी प्रतिमा लगवाने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे अभिषेक मिश्रा को सौंपी गई है, जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, जिन्होंने जयपुर के उस कारीगर से भी बात कर ली है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को बनाया। लखनऊ में बनने वाली परशुराम की प्रतिमा 108 फीट ऊंची होगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी चंदे के जरिए रकम जुटाएगी, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस कदम को ब्राह्मणों के साथ धोखा करार दिया। अयोध्या में राम मंदिर बनने पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे सवाल उठाते हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी के नेता अगर परशुराम जी की मूर्ति लगाते हैं तो ये जनता को मूर्ख बनाने की बात है। इटली के सिसली में समुद्र किनारे उठे एक बवंडर से वहां घूम रहे लोग दहशत में आ गए। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां समुद्र के किनारे कई सैलानी घूमने के लिए पहुंचे, लेकिन बवंडर की रफ्तार को देखकर हर किसी के होश उड़ गए। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद हल्की धूल भरी आंधी चल रही है, लेकिन जैसे ही वहां पेड़ों की टहनियां टूटकर उड़नी शुरू हुई तो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ ही देर में उस बवंडर ने भयंकर रूप ले लिया और वहां एक पार्किंग में काफी नुकसान पहुंचाया। जो आदमी अपने कमरे की बालकनी से इस बवंडर का वीडियो बना रहा था, वो भी इसे देखकर हैरान रह गया। जो लोग इस जगह से कुछ दूरी पर थे, उन्होंने भी इस घटना का वीडियो बनाया। इस वीडियो में ये बवंडर आसमान में काफी ऊपर तक नजर आया। कुछ देर बाद समुद्र किनारे उठा ये बवंडर थम गया। बताया गया कि सिसली में समुद्र किनारे घूम रहे सभी लोग इसकी चपेट में आने से बच गए, लेकिन वहां खड़ी गाड़ियां और पेड़ों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा। सेना प्रमुख ने फील्ड कमांडर से हर हालात के लिए तैयार रहने को कहा। चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख ने फील्ड कमांडर से किसी भी हालात के लिए तैयार रहने को कहा। महाराष्ट्र में 10,483 नए मामले आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,90,000 के पार पहुंच गया। सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के पटना लौटने पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उनका स्वागत किया। केरल के कोषिकोड में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आ रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। उड़ान मंत्रालय ने केरल विमान हादसे की जांच के आदेश दिए। राजस्थान के अजमेर में चोरी के शक में कुछ ड्राइवरों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ देखे जाने के बाद वन विभाग ने लोगों से अकेले बाहर ना निकलने की अपील की। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने चीन मामले पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी नोट को मंत्रालय की वेबसाइट से हटाने और सरकार पर देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया। और इसी बात पर विरोध जताने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया।
पहले तो पुलिस की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश की गई, पर जब लोग नहीं माने तो उन्हें जबरदस्ती हटाना शुरू किया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर पहुंचे हैं और यहां प्रदर्शन कर रहे नुक्कड़ नाटक की शक्ल में, जिनको अब पुलिस ने यहां से हटाना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के विरोध में कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर ही लेट गए, जिन्हें हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अरे जहां सरेंडर हुए नरेंद्र, काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। इससे पहले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर वहां धरने पर बैठे दिखाई दिए, जिन पर राजनाथ सिंह के खिलाफ नारे लिखे नजर आए। प्रदर्शन में शामिल एक कार्यकर्ता ने तो प्रधानमंत्री पर देश से झूठ बोलने का आरोप मढ़ दिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार देश के साथ में झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रवाद की और देशभक्ति में चाशनी में डूबो के लोगों को मूर्ख बनाने का काम प्रधानमंत्री लगातार करते आए हैं। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए रक्षा मंत्री के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात दिखा। कई घंटों तक रिया चक्रवर्ती को ईडी के अधिकारियों के सवालों का सामना करना पड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच में शामिल होने के लिए रिया चक्रवर्ती मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंची और 11:50 पर रिया की कार ईडी की बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। कार से रिया और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती बाहर निकले। सलवार सूट पहनकर पहुंची रिया ने सफेद चुन्नी से सिर और सफेद मास्क से चेहरा ढके रखा। भाई शौविक रिया को मीडिया के जमघट के बीच से निकालते हुए बिल्डिंग के अंदर ले गया। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के बाद भी मीडिया कर्मियों के सवाल जारी रहे, लेकिन न तो रिया कुछ बोली और न ही शौविक ने कुछ कहा। पूछताछ चलती रही और मीडिया कर्मी बिल्डिंग के बाहर पूछताछ खत्म होने का इंतजार करते रहे। तभी दोपहर 2:30 बजे के बाद रिया का भाई शौविक बाहर निकला, लेकिन शौविक के साथ रिया नहीं दिखी। 11:50 पर रिया अपने भाई शौविक के साथ यहाँ पर पहुंची थी और 2:30 बजे के आसपास जो उनका भाई शौविक है वो ये जो सामने गेट है वहाँ से ना होके बल्कि ईडी का जो पीछे वाला गेट है वहाँ से बाहर निकला। सूत्रों के मुताबिक रिया से ईडी ने कमाई, खर्चों और खासतौर पर संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मांगे, जिनमें पिछले 5 साल की रिया की इनकम टैक्स रिटर्न शामिल है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया और ज्यादातर सवालों के जवाब में कहा कि उन्हें कुछ याद ही नहीं। 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मांगे जाने पर रिया ने अधिकारियों से कुछ वक्त मांगा और वादा किया कि वो दस्तावेज उपलब्ध करवाएंगी। इस बीच ईडी का पूरा जोर ये जानने पर था कि रिया की कमाई का जरिया क्या है और वो कंपनियां क्या करती हैं जिनमें रिया डायरेक्टर है। मार्च 2019 में खत्म हुए कारोबारी साल की रिया की इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक उनकी साल भर की कमाई केवल 14 लाख रुपए है, लेकिन उनके पास 65 लाख रुपए की संपत्ति है, जिनमें 2 फ्लैट भी शामिल हैं। पता चला है कि मुंबई के खार वेस्ट में रिया का एक फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 39 लाख रुपए है। इसके अलावा बैंक में रिया का एक 6 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। बैंक खातों में रिया के पास 11 लाख रुपए हैं और 3 लाख रुपए रिया के पास कैश है, जबकि एक और फ्लैट के लिए रिया ने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में पिछले शुक्रवार से लगी आग को तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बुझाया जा सका। आग बुझाने के काम में वहां हजारों दमकल कर्मियों के अलावा कई विमानों को भी लगाया गया, लेकिन इन सबकी कोशिशों के बाद भी आग को फैलने से नहीं रोका जा सका। एक हफ्ते बाद भी वहां जंगलों से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। उससे निकलने वाला धुआं भी एक बड़े इलाके में फैल गया। कई हेलीकॉप्टर आग पर केमिकल डालकर उसे बुझाने की कोशिश करते नजर आए। साथ ही कुछ बड़े विमानों से भी आग के ऊपर केमिकल गिराया गया। हालांकि इस केमिकल का कुछ खास असर जंगलों में लगी आग पर नहीं दिखा। बताया गया कि कैलिफोर्निया के जंगलों के सैकड़ों हेक्टेयर हिस्से को आग अपनी चपेट में ले चुकी है। साथ ही जंगलों से रिहायशी इलाकों तक फैल चुकी इस आग की वजह से वहां कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की, जिसके तहत 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 30,000 रुपए और कार पर 1.5 लाख रुपए की मदद सरकार करेगी, जबकि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा खरीदने पर 30,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से मिलेगी। केजरीवाल सरकार को उम्मीद है कि इस पॉलिसी के तहत अगले 5 साल में 5 लाख नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा और इससे दिल्ली में प्रदूषण कम होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, सरकार पूरी दिल्ली में 200 चार्जिंग सेंटर भी बनवाएगी ताकि लोग आसानी से अपनी गाड़ी चार्ज कर पाएं। हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन परीक्षा करवाने की इजाजत दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को फाइनल ईयर के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने की इजाजत दे दी। ये परीक्षाएं तय समय यानी सोमवार से ही होंगी।
कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए जिनका इन परीक्षाओं में पालन करना होगा। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी के दिल्ली और सूरत समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और हथियार डीलर संजय भंडारी काफी वक्त से फरार हैं। उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए ईडी कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई है। खबर है कि राजस्थान के जैसलमेर में होटल में रुके विधायकों के फोन का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। बताया गया कि जैमर लगे होने की वजह से वो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और बातचीत के लिए वो होटल के फोन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कौन सा विधायक किससे बात करता है, इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करने की बात सामने आई है। राम मंदिर के भूमि पूजन पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने विवादित बयान दिया। एसपी सांसद ने कहा कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से तो वो जमीन वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। जिसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने शफीकुर रहमान पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। कोर्ट की वो मानना है और ये बाबरी और जिन्ना मानसिकता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। पंजाब के लुधियाना में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ भीख मांगकर प्रदर्शन किया। पक्की नौकरी और वेतन बढ़ाने की मांग पर ये लोग पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन में जुटे हैं और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होने पर इन सभी लोगों ने सड़क पर उतरकर गाड़ियां साफ की और भीख मांगकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने पंजाब सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। 4 बार हमारे को बोल चुके हैं कि आपकी मांगे पूरी करी जाएंगी, बट अब तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। इन स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख इलाके में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने नकली नोट के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजीपुर में बाइक से जा रहे एक लड़के को रोककर पीटे जाने का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के महोबा में छेड़खानी के आरोप में छात्रा और उसके परिवार ने कोचिंग संचालक की जमकर पिटाई कर दी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने छापेमारी में बरामद 868 लीटर शराब को नष्ट किया।